अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मोहसिन नकवी साहब का एक बयान है जो कि कई लिहाज से बहुत अहम है। पहले मैं उनका बयान आपको सुना लेता हूँ। इसकी अहमियत क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। उनका बयान आया कि हम जिस निज़ाम में रह रहे हैं वो तबाह हो चुका है। इंतज़ामी यूनिट कहें या सूबे, इनकी तरफ जाना होगा। तमाम सियासी जमातों को एक कमरे में बैठना पड़ेगा, चाहे वो एक दिन बैठें, एक महीना बैठें या एक साल। एक घंटे की बात नहीं है, दिन तो कम शुरू होता है। नए सूबों से लेकर एक एक मसला हल करना होगा। ये मोहसिन नकवी साहब का बयान, मेरा ख्याल है कि पहले तो इस तरह के बयान नहीं देते, या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि ये उनके मैंडेट का हिस्सा नहीं है। वजारत दाखिला ने सूबे नहीं बनाने, तो मोहसिन नकवी क्यों बयान दे रहे हैं? इसकी मैं ज़रा आपको बैकग्राउंड बता दूं। कुछ अर्सा पहले की बात है, आप ये समझें कि शायद कोई एक महीना या एक महीने से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है। एक मजलिस थी, यानी कि एक जगह पे एक नशिस्त थी या मीटिंग थी, जिसमें एक इंतहाई ताकतवर शख्स उन लोगों को ख़िताब कर रहा था। और उसमें उसने पूछा, अपने जो हाजरीन है उसके सामने जो बैठे हुए थे, उनसे पूछा कि आपके ख़्याल में कितने सूबे बनने चाहिए। तो किसी ने कहा कि 8 होने चाहिए, किसी ने कहा 12 होने चाहिए। तो वो जो स्पीकर थे, जो कि उन सब को ख़िताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, 28 सूबे बनेंगे। मैंने तब जब बात सुनी तो बात आई गई क्यों हो गई कि मुझे लगा, और ये एक बात ये ध्यान में रखें कि ये बजट से पहले की मैं बात आपको बता रहा हूँ। तो मुझे ये क्यों लगा, उसकी वजह यह है कि ये इसके लिए एक पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। और पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए एट लीस्ट जो हुकूमती जमातें हैं, जिनमें नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, इनको तो ऑन बोर्ड होना चाहिए। लेकिन ये दोनों ऑन बोर्ड नहीं है। दोनों के अपने अपने तकाजे हैं। नून लीग वाले वो नहीं चाहते कि पंजाब टूटे। अगर पंजाब के सूबे, मज़ीद सूबे पंजाब से बनेंगे तो उनकी जो हुक्मरानी है वो मुतासर होगी। इसी तरह सिंध वाले वो नहीं चाहते कि सिंध के मज़ीद सूबे बने, जैसे कराची है, अंदरून सिंध, या जो एक इंटीरियर सिंध है या अर्बन सिंध है, इस तरह दो बने वो भी नहीं चाहते, या इससे ज़्यादा बने वो भी नहीं चाहते। इवन केपी में भी शायद, यानी कि उधर शायद लोग मान जाएं, मुझे उसका उनका भी नहीं आइडिया। वो शायद वाली बात मैं इसी तरह कर रहा हूँ कि उसमें एक तो हज़ारा सूबा की तहरीक पहले से चल रही है, और बाकी जो हैबर पख्तूनहा वो इसी तरह बना कि हैबर पख्तूनहा, यानी कि उसमें पहले हज़ारा वाले जो हैं उनको सिर्फ नाम पर इतराज़ था कि सिर्फ पख्तूनहा नाम नहीं होना चाहिए। जो बलूचिस्तान है वो भी बहुत बड़ा सूबा है। इतना बड़ा सूबा है कि आपके पाकिस्तान का आप समझें कि 45% रकबा उसका है। यानी कि उसका एक ज़िला चागी, वो आप कह लें कि आधे खैबर पख्तूनख्वा के बराबर है, इतना बड़ा ज़िला है। तो अब क्या बनेगा, क्या ये सूबे बनेंगे या नहीं बनेंगे? इसमें एक चीज़ वाज़े कर दूं कि ये तहरीक या इसको चलाने वाले, ये तहरीक रावलपिंडी से चल रही है या ये ख्वाहिश रावलपिंडी की है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत ख्वाहिश है। अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछें, मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं है। सिर्फ मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि कौन कह रहा है, मेरे लिए ये मैटर करता है कि क्या बात अहम है। लेकिन यह है कि ये बनने चाहिए, एक तो ये ख्वाहिश है। दूसरी जो बात है वो ये है कि क्या ये बन सकते हैं, क्या इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस जो चाहिए वो मौजूद है? वो मुझे नज़र नहीं आता कि अभी भी ये जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने बात की है, इस्टेब्लिशमेंट के 100 ख्याल होते हैं, ख्वाब होते हैं, मंसूबे होते हैं, क्या वो उन पर अमल कर सकते हैं? आई डोंट थिंक। अगर इस्टेब्लिशमेंट के पास में हो तो वो ये चाहेंगे कि इवन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको सिंध में ले जाएं, ये मरकज़ में ना रहे। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि मरकज़ अगी कंगला हुए है, अगू ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी इन्होंने इधर रखा हुआ है, तो वो भी नहीं कर सके। ये भी ख्वाहिश थी इस्टेब्लिशमेंट की कि बजट में इसका बजट कम किया जा सके, ये भी नहीं कर सके। तो इसी तरह सूबों की भी ख्वाहिश है, यानी कि ख्वाहिश की हद तक मैं उनकी ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ, बल्कि मैं समझता हूँ कि ख्वाहिश बहुत अच्छी है। लेकिन यह है कि जो उसके लिए एक सियासी तौर पे आपको सपोर्ट चाहिए वो नहीं है। फिर मैंने एक बंदे से पूछा जो कि PMLN के थे,
तो मैंने पूछा कि क्या कोई इस तरह की बातें चल रही हैं। तो उन्होंने जो सलूशन दिया वो ये था, वो कुछ इस तरह से था जी कि अगर हम या तो हमें लोकल बॉडीज़ इलेक्शन कराने पड़ेंगे या फिर बात सूबों की तरफ जाएगी। मतलब ये है कि उनके ख्याल में कि अगर लोकल बॉडीज सिस्टम हम इंट्रोड्यूस करा लें तो शायद सूबों से बात अभी टल सकती है। ठीक है, तो ये बात मैं आपको एक तरह से आप समझें कि जैसे मैं अभी ये डिबेट शुरू हो रही है तो आपको इसका मैंने पस मंज़र बयान किया है। आगे ये किधर जाती है मुझे नहीं आइडिया। अगर ये 28 सूबे बन सकते हैं, 28 सूबे बनने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर डिवीज़न एक सूबा बन जाएगा। टू गुड टू बी ट्रू, यानी कि अगर ऐसा हो जाए मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है ज़ाती तौर पे। ना मैंने कोई इलेक्शन लड़ना है, ना मैंने किसी जगह चीफ मिनिस्टर बनाना है, और ना ही मैंने किसे बनाना है। ठीक है तो लिहाजा मेरा तो इस दरमियान में इशू नहीं है। आप जितना ज़्यादा एक पावर को डिवॉल्व करेंगे, निचले लेवल पर लेकर जाएंगे, उन लोगों के मसाइल पर तवज्जो उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आइडियली होना चाहिए, लेकिन इस बारे में जिन लोगों ने वोट देना है वो बड़े खोचल लोग हैं, यानी कि वो किसी ना किसी तरीके से इधर से भी मुझे लगता है निकल जाएंगे, किसी और तरफ निकल जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट बजाते खुद इतनी पावर में नहीं है इस सेंस में कि इतनी जगहों पे कट्टे खुले हुए हों, इतनी जगहों पे आपने महाज शुरू किए हुए हों। कश्मीर में मसला चल रहा है, बलूचिस्तान में मसला चल रहा है, केपी में चल रहा है, पीटीआई के साथ चल रहा है। पीटीआई वाले तो आजकल इस तरह ना जैसे एक रेंटे क्राउड होता है, वो अगर कोई मारंग बलोच को भी कोई बंदे चाहिए या कोई कंपेन चलानी हो तो पीटीआई वाले चला देते हैं। उधर से कोई जॉइंट एक्शन कमेटी वालों की कोई कंपेन चलानी हो तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, पीटीआई वाले खुद चला देते हैं। तो इतने ज़्यादा महाज खुले हुए हैं, तो अगर उस दौरान ये सूबों वाला महाज खुलेगा तो क्या यानी कि वो इस्टेब्लिशमेंट ये अफोर्ड कर सकती है कि जो आपने दो इत्तेहादी इनसे भी हाथ धो बैठे? आई डोंट थिंक सो। लेकिन यह है कि ये कोशिश हो रही है, मेरी दुआएं ज़रूर हैं कि कोशिश कामयाब होनी चाहिए, लेकिन जो ज़मीनी हक़ायक़ हैं वो उसका साथ नहीं दे रहे। अल्लाह करे कि मेरा एनालिसिस गलत हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज इस पर दोबारा से बहस शुरू हो गई है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे आ जाएँ। जो ईरान अमेरिका का सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर होती जा रही है। मैंने कल भी बताया था, मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ कि मैं इस जंग के हवाले से, इसके ख़ात्मे के हवाले से इतना ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ, को मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। और अनफॉर्चुनेटली मेरा जो एनालिसिस है वो ठीक होता जा रहा है कि सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। मुझे इसके ठीक होने में कोई खुशी नहीं है। अगर ये गलत हो जाता तो मेरे लिए ये बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज़ होता कि मेरी कैलकुलेशन किधर गलत है, लेकिन नहीं ऐसा। सूरत हाल उधर जा रही है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चीज़ों को देखने के बजाय हकीकती एक क्या कहते हैं कि उस तरह से देखूं कि जो कि मारूज़ी हक़ाइक़ के तनाज़र में चीज़ों को देखूं, क्योंकि मेरी ख्वाहिश से चीज़ें बदल नहीं जाती। तो लिहाजा जो लोगों का मिजाज है, जो इंसानी नफ्सियात है, जो यानी कि चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, जंग कैसे बंद होती है, कैसे चलती है, मैं वो सारी देख के तो मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे समझ लगती है। और मैं ये कोशिश ये भी करता हूँ कि मुझे नहीं पता कि आप क्या चाह रहे होते हैं, मुझे जो बात ठीक लगती है मैं वो आपको बता देता हूँ। कई दफ़ा आपकी नज़र में वो गलत होगी, कई दफ़ा वो ठीक भी होगी, ये लेकिन मैं अपने लेवल पे जो मुझे पता होता है मैं वो आपको बताता हूँ। खैर ये है कि अब ये मामला गंभीर होता जा रहा है। आज ईरान ने दावा किया है कि हमने उर्दन के एयरबेस पर हमला किया है, जिधर हमने दीगर नुकसान के अलावा उनके अमेरिका के 3 F-35 जहाज़ जो है उनको तबाह किया, और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कई जो और हैं उनको हमने डैमेज भी किया है। इसको सऊदी अरब ने कंडेम किया है, इसको कतर ने कंडेम किया है। इनकी कंडेमनेशन से मामला रुकने नहीं है, लेकिन यह है कि इनकी कंडेमनेशन से चीज़ें वाजे हो रही हैं, जो एक सफ़ बंदी वाजे हो रही है। पहले सऊदी अरब वाले या कतर वाले दरमियान में खामोश थे, अब ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे खामोशी से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ईरान जो है वो उन पर हावी हो रहा है, उन पर अटैक कर रहा है। कभी वो डायरेक्ट अगर वो नहीं करता तो अपने जो प्रॉक्सीज़ हैं, हुसीज़ हैं, उनके ज़रिए वो अटैक कर देता है, या कोई इराक़ वाले जो है उनके ज़रिए कर देता है। तो लिहाजा वो अब खुल कर सामने आ रहे हैं। इसके खुल कर सामने आने का मतलब यह है कि मामलात आगे बढ़ रहे हैं, कि गेम बढ़ गई है। ठीक है, तो गेम अब बढ़ गई है। ये किधर जा रही है मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये बड़ी डेंजरस गेम है। ओवरऑल इसका मुल्क को बहुत, दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आने वाले टाइम पर। लेकिन फिर बात यही है कि हम क्या रोक सकते हैं? हम कोशिश ही कर सकते हैं ना। एज आ पाकिस्तान हमने कोशिश की, और एज आ इंडिविजुअल हम देख ही सकते हैं कि क्या हो रहा है, और इससे पाकिस्तान के लिए क्या सबक है
कि अपने दिफा का कितना ख्याल रखना चाहिए और क्या गैर ज़रूरी पंगे लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। पाकिस्तान जो है इस सारे अमल में हमें ये नज़र आया कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपने आप को लान तान करते रहते हैं। लेकिन ईरान जो कि अपना एडमी प्रोग्राम बच्चे की तरह छुपा रहा है, कभी उधर जाता है तो उत्थे अगे अटैक हो जाता है, कभी उधर जाता है उधर अटैक हो जाता है। हमने कितना एक डिप्लोमेटिकली हैंडल किया इन सबको, इनको इंगेज किए रखा और अपना जनाब दरमियान तो अपना एडमी प्रोग्राम भी तैयार कर ले। तो लेकिन अब ये देखें कि ये मामलात इनके तो ख़राब होते जा रहे हैं, ईरान के और अमेरिका के। तो मैं जो आपको पहले बताता हूँ वो ये बताता हूँ कि इस तरह की सूरत में फिर यही होता है कि या तो फिर दोनों जो साइड्स हैं, एक स्टेज होती है जिथे हाफ के बैठ जाते हैं ना कि पहले लोग छुड़ाते हैं आते नहीं और पीछे हट जाओ, ठीक है, तो वो लड़ते हैं। फिर एक स्टेज आती है कि जैसे ना दोनों का सांस फूल जाता है। एक तो ये कंडीशन है कि जिधर जाके दोनों का सांस फूल जाए। दूसरी फिर यह है कि कोई गेम अपने मंदकी अंजाम तक पहुँचे कि इसमें एक पार्टी हावी होगी, एक फातेह होगा और दूसरा मफतू होगा, तो वो सूरत में जाके जंग बंद होती है। दो सूरतें होती हैं। तो लिहाजा आप देखें कि ये क्या कैसे सूरत बनती है, कौन सी सूरत बनती है। बज़ाहिर मुझे ये लगता है कि एक स्टेज पे जाके दोनों के सांस फूल जाएंगे और उसके बाद ना बहाने तलाश करेंगे कि किसी तरह हम बंद करें, या कहेंगे कि दूसरा जो है बंद करे और कोई ना कोई सियासी बयान दे के कोई अपने कपड़े शपड़े चाड़ के सिर तू जड़ा कोई तूड़ सुड़ हटा के अगे निकलने की कोशिश करेंगे। अब तीसरा जो है एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये बलूचिस्तान के हवाले से है। बलूचिस्तान में को 2 रोज़ कबल अगवा होने वाले 6 मज़दूरों की लाशें केच से बरामद हुई हैं। उनमें से 4 पंजाबी हैं, 2 केपी के लोग हैं। नाज़रीन, मुझे ये समझ नहीं लगती कि क्या रोज़ी कमाना कोई गुनाह है, या ये लोग जब उधर बलूचिस्तान में जाते हैं कितना उधर लोगों का हक मारते हैं। बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं, बहुत सारी मजदूरी ऐसी है कि जो लोकल पॉपुलेशन नहीं करती। ये अगर जाकर करते हैं तो इनको क्या इतराज़ है? क्या ये नफ़रत से, क्या ये बंदे मारने से बलूचिस्तान हमसे छीन लेंगे? ये मुमकिन नहीं है। ये नफ़रत फैलाने से इनकी एक साथ जो लोगों की हमदर्दी है वो डिफेंसिव हो जाते हैं, इनकी अपनी सो कॉल्ड काज जो है वो मुतासर होती है। और लेकिन ये है कि मुझे ये जो मरने वाले बेचारे लोग हैं इनको शायद ये पता भी ना हो कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं इनका पंजाबियों के साथ मसला क्या चल रहा है। ये उधर मजदूरी करने जाते हैं, सीधे साधे होते हैं, इनको ये लगता है उधर हार्ड एरिया है, हार्ड एरिया में मजदूरी में ज़रा मजदूरी ज़्यादा मिल जाती है। बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं कि जो इधर से पंजाब के या केपी के कंट्रैक्टर होते हैं और उनके पास काम कर रहे होते हैं, चूँकि उधर जाता को नहीं है, ये जाते हैं कि उधर कोई ज़रा पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन बेचारे उनकी लाशें वापस आ रही होती हैं। बहुत अफसोस की बात है। मज़म्मत के अल्फाज जो हैं इनके इस मामले में मज़म्मत कर कर के हम थक गए हैं, लेकिन ये मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आई डोंट नो कि ये पाकिस्तान में इसी तरह के जो वाक़यात हैं ये कब इनका ख़ात्मा होगा। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं दिन ब दिन इसी तरह देख रहा हूँ कि कोई ना कोई फसाद बढ़ ही रहे होते हैं, हर पास से एक शोरश बरपा है। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम फरमाए। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।